नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबको इंतजार है 5 राज्यों के नतीजों का, लेकिन आज सियासी गलियारों में दिन भर 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स की चर्चा होती रही। पॉलिटिकल पार्टी और नेता अपना अपना हिसाब किताब लगाते रहे। ज्यादातर एग्जिट पोल का इशारा यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे आगे है। 7 बड़े एग्जिट पोल्स में से 3 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। बाकी 4 एग्जिट पोल्स में हंग असेंबली का अनुमान है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सभी ने प्रोजेक्ट की है। सारे के सारे एग्जिट पोल कहते हैं कि यूपी में बीजेपी नंबर 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नंबर 2 और बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 की पोजीशन पर रहेगी। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी खुश है, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता नतीजों का इंतजार करने की बात बार बार कह रहे हैं। सब अपने अपने बहुमत का दावा कर रहे हैं। हालांकि आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस पर भी बात हुई। इसके पीछे अखिलेश यादव का कल का कमेंट था। अखिलेश यादव ने कल कहा था कि अगर बहुमत नहीं मिला तो कौन चाहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगे और बीजेपी रिमोट से यूपी में सरकार चलाए। आज एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर राहुल गांधी ने भी कमेंट किया। राहुल ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस जीतेगा। एग्जिट पोल तो बिहार में भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे, इसलिए 11 तारीख को बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा। और क्या कहना है सर? बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने। आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में। यहाँ पर 11 तारीख को बात करेंगे। राहुल गांधी कल तक इंतजार करने की बात कह रहे हैं कि 11 तारीख को बात करेंगे, लेकिन रामगोपाल यादव ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी कहें, असलियत कल पता चलेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस की बहुमत की सरकार बनेगी। अलायंस को 236 से 1 सीट कम नहीं मिलेगी। हम 240 सीटें जीतने जा रहे हैं। जो बात आ रही है कि बीजेपी कह रही है हम आगे बढ़ रहे हैं, अरे कुछ नहीं, पता नहीं चलेगा। कल इतने वक्त तक बीजेपी वाला कोई चेहरा नहीं दिखाएगा। क्या तैयारी है सर आपकी? तैयारी क्या, वही तैयारी में जा रहा हूँ। तो आप कहाँ रहेंगे? दिल्ली में, लखनऊ? सैफई में रहेंगे। बस वहीं से, वही हमारा हेडक्वार्टर है। ये सब जो बातें आ रही है कि अखिलेश जी ने इंटरव्यू में कहा कि हमको जरूरत पड़ी तो बीएसपी का साथ लेंगे। अरे वो तो बातें होती रहती हैं, लेकिन हम स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं। कल ही मैंने कह दिया था कि हमारा एग्जिट पोल है 236, उससे 1 सीट कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती। रामगोपाल यादव के दावे पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा कमेंट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लगता है रामगोपाल यादव ने अखिलेश की बात नहीं सुनी। अखिलेश हार स्वीकार कर चुके हैं, तभी उन्हें बुआ की याद आ रही है। उन्होंने कहा है कि हम बुआ के साथ, चूंकि उनका हम बहुत आदर करते हैं और उनके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और कमी पड़ेगी तो बीजेपी को रोकने के लिए हम बुआ का साथ लेने का काम करेंगे। तो एक तो बात यह है कि कल ही श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जो भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी उनका सबका स्वागत करती है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जातिवाद की, परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की राजनीति का अंत कल हो जाएगा। और कल जिनको बुआ याद आ रही थी, मैं ये कह सकता हूं कि उनके साथी सहित और उनके बहुत सारे लोगों को अभी तो बुआ याद आ रही है, आगे नानी याद आएंगी। उत्तर प्रदेश में सारे के सारे एग्जिट पोल्स का अनुमान यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। सीटें कितनी होगी, इसको लेकर के बहुत वेरिएशन है। सौरभ शर्मा मेरे साथ में है, और सौरभ आपको बताएंगे सारे के सारे एग्जिट पोल का अगर औसत निकालें तो क्या तस्वीर बनती है। सौरभ, 403 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 202। ये जादुई आंकड़े की जरूरत है, और सारे एग्जिट पोल्स के एवरेज के हिसाब से बीजेपी आसानी से इस बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है। 216 बनता है औसत बीजेपी के लिए। सपा का और कांग्रेस के अलायंस का औसत बनता है सिर्फ 122 सीट, और बीएसपी के अगर आप सभी एग्जिट पोल्स के एवरेज को निकालते हैं तो 55 सीट तक पहुंचने के आसार हैं। तो साफ है, ऐसे में बीजेपी सभी एग्जिट पोल्स के हिसाब से सरकार बनाने के लिए सबसे आगे नजर आती है। 7 एग्जिट पोल्स का जो एवरेज है उसके हिसाब से बीजेपी 216 पर और एसपी 126 पर। यूपी के पूर्वांचल में सबसे ज्यादा करीब 125 विधानसभा सीटें आती हैं। इस इलाके में आखिरी 2 चरणों में वोट डाले गए। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार 3 दिन तक प्रचार किया, जिसकी बहुत चर्चा रही। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पूर्वांचल में ही होगा। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इलेक्शन के दौरान लगातार इसी इलाके में रहे। पूर्वांचल के गांवों में, शहरों में गए।
गरीब, किसान, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग के वोटर से अभिषेक ने लगातार बात की। नेताओं के भाषण सुने, रैलियों में आई भीड़ का मन टटोला और फिर वोटिंग के दिन बूथ के बाहर लोगों से बात की। अभिषेक के पास ग्राउंड का एक्सपीरियंस है। आइए अभिषेक से सीधे सीधे बात करते हैं। अभिषेक, क्या लगता है आपको, पूर्वांचल की जो तस्वीर एग्जिट पोल में उभरी है, क्या वो आपको महसूस हुई रिपोर्टिंग के दौरान, लोगों से बात करने के दौरान? रजत जी, पूर्वांचल में इस बार कई जो बने बनाए परंपरागत वोटरों के ब्लॉक होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो टूटते हुए नजर आए और ये इस बार हुआ है। जैसे कि हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो फिक्स होता है कि इस जात का वोट है, ये यहाँ जाएगा, ये तबका है, ये इनको वोट करेगा, इस तबके की परंपरागत वोटर यहाँ पर, या ये जो ब्लॉक है, ये बाहुबलियों का ब्लॉक है, ये इनको वोट करता है। लेकिन इस बार ये तमाम सारे पैटर्न टूटते हुए नजर आए और जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से खास ध्यान दिया पूर्वांचल पर, 3 दिन बनारस में रोड शो किया, उसका काफ़ी असर नजर आया है। बनारस ही नहीं बल्कि जो आखिरी चरण था उसमें 40 सीटें थी और उसके पहले में 49 सीटें थी। कुल 89 सीटों पर ठीक ठाक असर पड़ा है और शायद यही वजह है कि एग्जिट पोल ये जो पूर्वांचल है वहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा बढ़त दिखा रहे हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ओबीसी की बात हम कर लें। ओबीसी में जो एक नॉन यादव कॉम्बिनेशन है, चाहे वो कुर्मी हो, कोयरी हो, मौर्या हो, राजभर हो, बीजेपी का अलायंस था भारतीय समाज पार्टी की, सोहेल देव राजभर, उनसे अलायंस था, अपना दल से अलायंस था जो पटेलों का एक अच्छा खासा ब्लॉक रखती है। तो ये सारे ओबीसी जो नॉन यादव ओबीसी हैं उसमें से बीजेपी की और एक बड़ा एक तबका है वो जाता हुआ नजर आया है। और ऐसी ये भी हुआ है कि जो एससी जातियां हैं उसमें अगर हम जाटों को छोड़ दें तो पासी, वाल्मीकि, ऐसी कई जातियां जहां बीजेपी ने सेंध लगाई है। और एक बड़ी बात रजत जी ये भी नजर आई है कि एक जो पोलराइजेशन छोटे लेवल पे होता है कि हम इस जात को का एक ब्लॉक बना के पोलराइज कर लेंगे, उससे बड़े लेवल का एक पोलराइजेशन जो बातें हुई थी शमशान की, कब्रिस्तान की, दिवाली की, रमजान की, तो एक जो बड़ा पोलराइजेशन होता है इसे कहते हैं रेनबो पोलराइजेशन, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे पोलराइजेशन अपने अस्तित्व को खो देते हैं और एक बड़ा एक ध्रुव तैयार होता है, वो भी होता हुआ नजर आया है। और शायद यही वजह है कि पूर्वांचल बीजेपी की, अगर जो कि एग्जिट पोल बता रहे हैं और जैसा कि लग भी रहा है कि बीजेपी मेजॉरिटी पा सकती है, तो पूर्वांचल का इसमें सबसे अहम किरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रजत जी, अभिषेक, आपने ठीक कहा कि जो छोटी छोटी जातियां हैं उसके आधार पर वोटिंग होती है और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है, इन सारी चीज़ों को समेटा। लेकिन आखिरी दिनों में ये ज़रूर सवाल उठाए कि अगर इस इलाके में इतनी मजबूत पोजीशन थी तो खुद प्रधानमंत्री को 3 दिन वाराणसी में क्यों लगाने पड़े? रजी, मजबूत पोजीशन नहीं थी, मसला यही था। मैं बनारस की आपको बात करूं तो बनारस में जो शहर की 3 सीटें हैं, उत्तरी, दक्षिणी और कैंट, वो तीनों ही सीटें फंसी हुई आज भी कही जा रही थी। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद हमने लोगों से बात की, वो वहां पर ये कहने लगे कि हम जो कैंडिडेट है उससे हम बुरी तरह से असहमत हैं, हम ये कहते हैं कि कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, लेकिन हम मोदी के नाम पर वोट दे देंगे। ऐसे बहुत सारे जो डॉर्मेंट वोटर कहते हैं, जो कि नहीं सामने आते हैं, वो भी सामने आए कि मोदी के नाम पर वोट देंगे। उनके लिए बड़ा अप्रत्याशित था कि पीएम 3 दिन कैसे वहां रह सकता है। तो बीजेपी का जो बहुत सारा ऐसा वोट बैंक है जो कि इस नाते से नाराज था कि ये आंतरिक तौर पे जो टिकट बांटे गए हैं उसमें एक खास तबके का एक खास नेता, कुछ खास नेताओं तो आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो 3 दिन वहां पर मेहनत की उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा इस इलाके में? अगर वो नहीं रहते तो शायद उस तरह की हवा नहीं बनती। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। राहुल गांधी को भरोसा है कि यूपी में अलायंस को बहुमत मिलेगा, आज उसका दावा किया उन्होंने। भरोसा अखिलेश को भी है, लेकिन उन्होंने बहुमत न मिलने के हालात में मायावती का साथ लेकर इशारा दिया, इसलिए चर्चा चली सिर्फ अखिलेश के बयान की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता उसी लाइन पर चलते नजर आए। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि अगर यूपी में त्रिशंकु विधानसभा होगी तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सेक्युलर फोर्सेस से मदद लेने में क्या बुराई है? आखिरकार यूपीए भी तो इसी तर्ज पर बना था। हमारा जवाब तो बहुत साफ है कि हमने यूपीए सरकार चलाई है और यूपीए की सरकार में अगर तमाम ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हमने एक वैचारिक गठबंधन किया था और उसी की पहल में जो ये उत्तर प्रदेश का गठबंधन था। और अगर कोई भी सभी लोग इस बात के लिए पहले तैयार हो जाते हैं और अब तैयार होते हैं तो उसमें मेरे ख्याल हमें किस बात की आपत्ति हो सकती है। सभी एग्जिट पोल आपको पीछे दिखा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई? क्योंकि एग्जिट पोल भी एक साइंटिफिक डेटा है, लोगों से पूछकर तैयार किया गया है, कहाँ कमी रह गई गठबंधन में? देखिए, आप जो है अगर मगर की बात कर रहे हैं, मैं अगर मगर तो रहा ही नहीं है, जो वोट है वो अंदर है। अगर मगर तो एग्जिट पोल कर रहा है, हम तो कल एंटर पोल आएगा तो देखेंगे कि एंटर पोल में क्या फैसला आता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को नहीं लगता कि मायावती किसी हाल में समाजवादी पार्टी का साथ देंगी।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मायावती को 21 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड को भूलना मुश्किल है। चुनाव लड़ने के पहले जिन्होंने अपनी हार मानी हो, कांग्रेस से गठबंधन किया हो, वही अगर चुनाव के बाद मतगणना के पूर्व इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो उनकी हार तय है। चुनाव में जनता के रुख को उन्होंने भांपा है। तो दूसरा, सपा बसपा का गठबंधन हो पाएगा मुझे संदेह है, क्योंकि 21 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड, जिसमें मायावती जी को मारने की पूरी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार और उनके विधायकों ने जो कुछ किया था, वे तमाम लोग आज भी इसी समाजवादी पार्टी में हैं। अखिलेश यादव को इस पर भी तो बयान देना चाहिए। 21 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में हुए गेस्ट हाउस कांड के लिए माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए, और आगे इस प्रकार की घटना किसी महिला के साथ, किसी बालिका के साथ न हो, इसकी वो क्या गारंटी दे पाएंगे? बीजेपी बीएसपी के साथ खड़ी थी, मायावती के साथ खड़ी थी, क्या इस बार आगे भी ऐसी जरूरत पड़ी तो कोई संभावना आप साथ देख रहे हैं? बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हम इस आधार पर चुनाव लड़े थे और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, कल परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। पूर्वांचल में वोटिंग आखिरी 2 चरणों में हुई। तब तक चुनाव के इशू, ध्रुवीकरण, बीजेपी का कैंपेन, मोदी की बात जनता तक पहुंच गई थी। पूर्वांचल में टिकटों के बंटवारे को लेकर बहुत सारे झगड़े थे। बीजेपी को इनफाइटिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन वोटिंग का टाइम आते आते हर सीट पर उम्मीदवारों की जगह लोगों ने नरेंद्र मोदी की छवि देखी, और ये मोदी की बड़ी सफलता है। और लगता है कि इस बात का बीजेपी को इस इलाके में फायदा मिला है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। वेस्टर्न यूपी में पहले 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। इस इलाके में जाट वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जमकर साथ दिया, लेकिन इस बार रिपोर्ट्स थी कि जाट वोटर्स ने बीजेपी से दूरी बनाई है। हरियाणा से बहुत सारे जाट गए थे विरोध करने के लिए, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उससे लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाटों ने बीजेपी को ही वोट दिया है, उसी तरह से जैसे लोकसभा में दिया था। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में इलेक्शन कैंपेन से लेकर वोटिंग तक हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर लगातार नजर बनाए हुए थे। देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? जो एग्जिट पोल की तस्वीर है, क्या रिपोर्टिंग में ऐसी चीज आपने महसूस की थी? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो निश्चित तौर पे, क्योंकि पहले चरण का वो चुनाव था जिसमें 73 सीटों पे चुनाव हुआ था, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में हवा नहीं दिख रही थी, बल्कि बहुत ज़्यादा नज़दीकी मुकाबला दिख रहा था। और बीजेपी नेताओं की भी माने तो उनको ऐसा लगता है कि पहले चरण में 23 से 25 सीटें ही वो जीत पाएंगे। उसका एक बड़ा कारण ये था कि टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के भीतर जो निराशा उपजी थी, एक तो वो फैक्टर था। दूसरा, आरएलडी बीजेपी की उम्मीद से ज़्यादा मजबूती से लड़ रही थी। और तीसरी चीज़ कि बीएसपी भी बहुत ज़्यादा मजबूती से लड़ रही थी, और बहुत सारे ऐसे सीटों पे जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स थे वो बीएसपी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति में जो मुकाबला जमीन पे दिखा वो ऐसा लग रहा था कि बहुत कांटे का मुकाबला है, और जो प्रमुख जो 2 दल हैं वो बीएसपी बनाम बीजेपी का मुकाबला दिख रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हालांकि पार्टी को ये भरोसा है, बीजेपी नेताओं को ये भरोसा है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे वहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुए थे। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण की कोशिश थी, योगी आदित्यनाथ का बार बार यहाँ पे कार्यक्रम कराया गया था, तो उस स्थिति में पार्टी को शायद उसका कुछ फायदा मिले, कुछ एडवांटेज मिले। देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात कहनी पड़ेगी, एग्जिट पोल्स के नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस के साथ अलायंस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आज अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ आने का बहुत फायदा हुआ है, यूपी में अलायंस की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल दिल्ली के चुनाव में भी आया था, एग्जिट पोल बिहार के चुनाव में भी आया था, और जो इन दोनों प्रदेशों के चुनाव में एग्जिट पोल का हाल हुआ वही उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होगा कल। क्योंकि हम लोग मैदान में थे और हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश जी की लोकप्रिय सरकार की लोकप्रिय नीतियां, कार्यक्रम, विकास के एजेंडे को लोगों ने पसंद किया है। और कांग्रेस का साथ मिलने से, राहुल जी के साथ मिलने से हम लोगों को और बड़ी मजबूती मिली, और ये दोनों युवा नेता मिलकर निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय सरकार बनाए जा रहे हैं कल के परिणाम के बाद। वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां जीत हार के फैसले में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी भूमिका होती है। इस इलाके में बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की वजह से वोटों का बंटवारा हुआ, उसने बीजेपी की जीत का रास्ता आसान कर दिया। जहां तक जाटों के वोट का सवाल है, इस इलाके में जाटों की नाराजगी का फायदा समाजवादी पार्टी नहीं उठा पाई। हालांकि वोटिंग का वक्त आते आते बीजेपी जाट मतदाताओं को मनाने में काफी हद तक सफल भी हो गई। सेंट्रल यूपी को लेकर भी एग्जिट पोल के अनुमान काफी चौंकाने वाले हैं। सेंट्रल यूपी में समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी इस इलाके में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, हमेशा इस इलाके में अच्छी करती है, लेकिन इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल्स इस इलाके में बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं।
रुचि कुमार हमारी संवाददाता लगातार सेंट्रल यूपी में मौजूद थी। नेताओं के साथ कैंपेन में अखिलेश यादव के साथ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और मायावती की रैलियों को कवर किया। उन्होंने उनसे एक्सक्लूसिव बात की, लोगों के मूड को समझने की कोशिश की। रुचि के पास चलते हैं। रुचि, एग्जिट पोल बीजेपी की लहर दिखा रहे हैं, सेंट्रल यूपी में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के संकेत दे रहे हैं, तो क्या ग्राउंड पर आपको इस तरह के हालात दिखे? जी हाँ, देखिए सेंट्रल यूपी में अगर आप लखनऊ की बात करें, जहाँ इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पे 9 सीटें हैं शहर और ग्रामीण मिला के। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 7 पे जीत गई थी और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार लखनऊ में ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी यहाँ पर गेन कर रही है। अगर आप यादव बेल्ट की बात करें जो सेंट्रल यूपी में आता है, अगर आप इटावा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, ये सारे जो करीब 10 ज़िले हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो झगड़ा परिवार का हुआ, वहाँ पे उसका बहुत बुरा असर दिखाई दिया। जो टिकट अखिलेश यादव ने दिए, मुलायम सिंह के जितने नज़दीकी थे सबके टिकट काट दिए गए। रघुराज शाक्य थे जो शाक्यों के बहुत बड़े नेता हैं, उनका टिकट कट गया। सुख देवी जो इटावा से 5 बार की विधायक थी, उनका टिकट कट गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ बगावत होने लगी। अगर वो खुद नहीं खड़े हुए तो कोई लोकदल को जिताने लगा, कोई बीएसपी को जिताने लगा। और जब मुलायम सिंह वहाँ पे सभा करने गए, आमतौर पे ये होता है रजत जी कि बड़ा नेता जाता है ज़िले में तो जितनी सीट होती है सबके उम्मीदवार मंच पे आते हैं। लेकिन हमने देखा कि शिवपाल यादव की सभा मुलायम सिंह करने गए, वहाँ कोई कैंडिडेट और नहीं आया जिसको अखिलेश यादव ने टिकट दिया था। वहाँ कौन आया कैंडिडेट जो मुलायम का आशीर्वाद ले गया? वो लोकदल का उम्मीदवार था। तो जो यादव बेल्ट थी उसमें जो बगावत हुई उसका बहुत बुरा असर हुआ। शिवपाल ने कहा कि मैं चुनाव के बाद अलग पार्टी बनाऊंगा। आप लखनऊ से अगर रायबरेली और अमेठी की तरफ चलेंगे तो ये गांधी फैमिली की बेल्ट कही जाती है और पिछले चुनाव में 10 में से 8 सीटें कांग्रेस वहां हार गई थी। और इस बार वहाँ पे गांधी फैमिली के लिए, राहुल गांधी के लिए और गठबंधन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो सीटें जिता पाए। तो आप सेंट्रल यूपी में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि बीजेपी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है और जो 2012 में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ किया था, उतना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुचि कुमार हमारी संवाददाता, बहुत अच्छा एनालाइज किया इन्होंने। रुचि ने बताया कि किस तरह से परिवार के झगड़े का नुकसान अखिलेश यादव को होगा, मुलायम सिंह के अपमान का, उनके प्रभाव का इस्तेमाल इस इलाके में होगा और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। सेंट्रल यूपी हमेशा से बीजेपी के लिए बड़ा कमजोर इलाका रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी लहर में भी इस इलाके में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर काफ़ी कम था, लेकिन इस बार इस इलाके में बीजेपी का परचम पिछड़े वर्ग के गैर यादव वोटों ने लहराया। यादवों के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग की दूसरी जातियों का सपोर्ट मिलने से समाजवादी पार्टी के समीकरण गड़बड़ा गए। सेंट्रल यूपी में मुलायम सिंह के गढ़ रहे इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, कानपुर देहात, उन्नाव, सीतापुर जैसे इलाकों में बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी में आपसी झगड़ा था। यूपी का एक और इलाका बुंदेलखंड, इस इलाके को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार होती है, हर इलेक्शन में होती है, लेकिन फिर भी ये यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है। एक ज़माने में इस इलाके में कांग्रेस का होल्ड हुआ करता था, फिर बुंदेलखंड की धरती पर मायावती ने अपना प्रभाव दिखाया। पिछले चुनाव में मायावती हारी जरूर थी, लेकिन इस इलाके में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले बेहतर रहा था। इस बार राजनीतिक हालात बदल गए हैं। बुंदेलखंड की 19 सीटों में मुकाबला कांटे का है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे यहां बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। चुनाव के दौरान इस इलाके में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र थे। नीतीश के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बुंदेलखंड में कौन कितने पानी में है। नीतीश जी, 7 जिलों की 19 विधानसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर बसपा का काफ़ी पकड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यदि हम देखें तो 19 में से अधिकांश सीटें जो हैं वो बीएसपी के पास रहीं। समाजवादी पार्टी से मुकाबला लगभग बराबर का रहा और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो है वो तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा था, लोकसभा में 19 में से 18 सीटें पर बढ़त मिली थी बीजेपी को, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई होगी। यहाँ पर जो विकास जो है एक बड़ा मुद्दा था, इसके पिछड़ेपन की चर्चा पूरे देश में होती रही है, लेकिन जो एक लोगों को उम्मीद थी वैसा कुछ विकास हुआ नहीं। और दूसरी
दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का जो प्रभाव दूसरी जगहों पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, कमोवेश वो यहाँ भी जारी था। और ये सबसे बड़ी वजह रही कि कई जो नई जातियाँ थी, जो सामाजिक समीकरण बीजेपी का पहले से बना हुआ था, उसमें से कई नई जातियाँ जुड़ी, जैसा कि अभिषेक अभी पूर्वांचल के संदर्भ में कर रहे थे और रुचि अभी सेंट्रल यूपी के संदर्भ में कर रही थी, वैसा ही यहाँ भी हुआ। जो ओबीसी जातियों में से गैर यादव जातियाँ थी वो जुटी बीजेपी के साथ, और इसके अलावा दलितों में भी जो मायावती जिस जाति से आती हैं, उनके अलावा जो जातियां दलितों में है वो भी बीजेपी के साथ जुड़ गई। तो ये जो अतिरिक्त वोट बीजेपी के साथ जुड़ा, यही इस बार अपना कमाल दिखा रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती यहाँ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो जो मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ वो भी यहाँ पर दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर नाराजगी दिखाई दी, और कहा गया कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ। तो इस तरह के कई ऐसे फैक्टर थे, इन सबों ने मिलाकर बीजेपी की स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत कर दी है। और मेरा अनुमान है रजत जी कि 19 में से अकेले 13 सीटें जो है बीजेपी ले सकती है। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बुंदेलखंड यूपी का वो इलाका है जहां आज भी पीने का साफ पानी नहीं है, भूख से लोगों की जान जाती है। यह हिस्सा बीएसपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीएसपी इस इलाके में बेहतर चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों का चयन ऐसा था जिससे विरोधियों के समीकरण गड़बड़ा गए, और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कम से कम एग्जिट पोल्स का एवरेज यही संकेत करता है। यूपी के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा उत्सुकता इसलिए है क्योंकि इस चुनाव के देश की राजनीति पर दूरगामी परिणाम होंगे। अगर नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने जीत हासिल की तो फिर गुजरात में जीत का रास्ता आसान हो जाएगा, और उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी ताकत दिखा सकेंगे। इस चुनाव का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इतना होगा कि ये अखिलेश यादव और मायावती के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अब तक के सारे संकेत, सारे एग्जिट पोल का एवरेज, सट्टा बाजार के अंदाजे और मेरी गट फीलिंग तो कहती है कि बीजेपी यूपी में अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन असलियत जानने के लिए कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह 7 बजे से इंडिया टीवी पर हम स्पेशल इलेक्शन शो शुरू करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स होंगे इंडिया टीवी के स्टूडियो में, इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स होंगे काउंटिंग सेंटर पर, और 8 बजे के बाद जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे हम कोशिश करेंगे नतीजे सबसे तेजी से आप तक पहुंचाएं। और अब सिर्फ 20 सेकंड के रुकेंगे और 20 सेकंड बाद आपको सुनाएंगे पंजाब के नेताओं की बात, और सुनाएंगे पंजाब में ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। ब्रेक से पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश पर नेताओं के अपने अपने अंदाजे दिखाए, यूपी से हमारे संवाददाताओं से ग्राउंड रिपोर्ट ली, और सारे के सारे पोस्ट का एवरेज आपको बताया। अब आपको बताते हैं पंजाब को लेकर राजनीतिक दलों के नेता कितने कॉन्फिडेंट हैं, एग्जिट पोल पर पंजाब के लीडर्स क्या कहते हैं। पंजाब के एग्जिट पोल में एक बात सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन 10 सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इस पर दो राय हैं। एक एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है, लेकिन बाकी एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल पर पंजाब के नेताओं की राय बिल्कुल अलग अलग है। सबसे ज्यादा शार्प रिएक्शन अकाली दल के नेताओं से मिले। पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल की बहू और यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने कहा कि एग्जिट पोल्स हर इलेक्शन में अकाली दल को हारता हुआ दिखाते हैं, लेकिन सरकार बादल ही बनाते हैं और इस बार भी यही होगा। जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी अकाली बीजेपी होएगी। आज 1 महीने के बाद भी मेरा वही स्टैंड है, और कल जब रिजल्ट निकलेंगे आप सब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि किसने क्या सर्वे कैसे मैनिपुलेट किया है, क्या किया है वो आप लोग जाने। मुझे सिर्फ इतना पता है 2012 में आपने अकाली दल को राइट ऑफ कर दिया था, अकाली दल को हेडलाइंस बना दिया था कि खत्म हो गई, हम पहले से भी ज्यादा बहुमत पे वापस आए। सबसे ज्यादा खुश आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने कहा, न अकाली न कांग्रेस, बहुमत सिर्फ आम आदमी पार्टी को मिलेगा, जीत निश्चित है, कहीं कोई दो राय नहीं। मैं 100% इस भरोसे में हूं कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह से खड़े होकर अपना समर्थन दिया है, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहीं भी कोई दुविधा, कहीं कोई शंका मेरे मन में नहीं है, और मैं ये बात कई महीनों पहले से कह रहा हूँ। पंजाब के लोग सुनहरे अक्षरों से पंजाब का इतिहास लिखेंगे। और एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं और सौरभ आपको बताएंगे कि पंजाब के सारे एग्जिट पोल का जब एवरेज निकाला जाता है तो क्या तस्वीर बनती है। सौरभ जी, आप जितने एग्जिट पोल आए हैं उनमें ज़्यादातर ने कांग्रेस और आप को आगे रखा था। अब अगर आप उन सबका
निचोड़ निकाल लें, एवरेज कर लें, तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे दिखती है 54 सीटों के साथ, आम आदमी पार्टी थोड़ा ही पीछे 52 सीटें, और शिरोमणि अकाली दल कंबाइंड बीजेपी के साथ सिर्फ 10 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज भी कांग्रेस को सबसे आगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी को बताता है। देखते हैं कुमार कुंदन क्या कहते हैं, हमारे संवाददाता हैं कुमार कुंदन, जो पंजाब में पूरे पंजाब में इलेक्शन में कवर किया, वो हर इलाके में गए, नेताओं से बात की, पब्लिक से बात की। कुंदन, पंजाब के जो सारे एग्जिट पोल्स हैं, एक बात तो कॉमन है कि अकाली दल नंबर 3 की पार्टी होगी, अकाली दल फाइट में नहीं है, तो आपकी क्या असेसमेंट है? ये बात बिल्कुल सही है रजत जी कि जिस हिसाब से अकाली दल का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही उम्मीद से काफ़ी नीचे है, और इसकी झलक लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी जब मालवा रीजन में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों के साथ अपनी दस्तक दी थी। ये वो इलाका है जहां अकाली दल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इस इलाके को सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट किया और इस चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पर मेहनत की। दूसरी तरफ अगर माझा और दोआबा की बात करें, जहां कांग्रेस का गढ़ था, उस जगह पे भी पार्टी ने जाकर सबसे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की। जहां तक कांग्रेस की बात है तो जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, कांग्रेस का शहरी इलाकों में अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ठीक इसके उलट आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। ये तो कुमार लोगों कुंदन, को बहुत ऐसा बहुत लग शुक्रिया, रहा आपका है समय कि कम है, लेकिन आपने जो बातें बताई महत्वपूर्ण है। हरसिमरत कौर की बात सही है कि पंजाब के बारे में पिछली बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया था, लेकिन अकाली बीजेपी अलायंस की सरकार बनी, ज्यादा बहुमत से बनी। वैसे पंजाब में ट्रेंड ये रहा है कि वहाँ की जनता एक बार कांग्रेस और एक बार अकाली दल को मौका देती है। ये ट्रेंड पिछले चुनाव में टूट गया था। पहले अकाली दल और कांग्रेस का बाइपोलर मुकाबला होता था, लेकिन इस बार एक तीसरा फैक्टर आम आदमी पार्टी मैदान में है, ट्राइंगुलर फाइट है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। उत्तराखंड, हमने आपको उत्तराखंड के लिए 7 एग्जिट पोल दिखाए थे। इनमें से मेजॉरिटी ने उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार का अनुमान लगाया है। हालांकि इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस बराबर हैं। सभी बाकी एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड में कांग्रेस पीछे और बीजेपी आगे है। आज उत्तराखंड के नेताओं के रिएक्शन आए, कुछ लीडर्स ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए तो कुछ ने एग्जिट पोल को सही बताया। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात सुनाते हैं। हरीश रावत ने कहा कि पहले उनका असेसमेंट था कि कांग्रेस को 45 सीटें मिलेगी, लेकिन एग्जिट पोल को देखने के बाद लगता है कि टक्कर कांटे की है। अगर मेजॉरिटी से दूर रह गए तो निर्दलीयों का सपोर्ट ले लेंगे। हम जीतेंगे और आज आप चंद घंटों के बाद देखेंगे कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं जो आपके चैनल का प्रेडिक्शन था एग्जिट पोल का, हम उसमें कुछ सुधार करें, कुछ और अच्छा करें। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं आपको? इनिशियली मेरा जो कैलकुलेशन था वो 45 से ज़्यादा का था, लेकिन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के बाद मैंने रिविजिट किया है। लेकिन बीजेपी लीडर रमेश पोखरियाल का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर उठापटक थी, कांग्रेस से अपनी पार्टी के लोग नहीं संभाले गए, बीजेपी ने उन्हें एक्सेप्ट किया, इसका फायदा बीजेपी को मिला। रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि हरीश रावत खुद अपनी सीट हार रहे हैं, बीजेपी मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। हम लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं और आपने देखा कि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो भी हमारे पक्ष में हैं, और निश्चित रूप में हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। कितनी सीटें आपको लगता है कि बीजेपी के खाते में आएंगी? इतनी सीटें आएंगी कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। और एक बार फिर सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, उत्तराखंड में अगर सारे एग्जिट पोल के एवरेज देखें तो क्या तस्वीर बनेगी? जी हाँ, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल ये ऐसा था जिसने की टक्कर कांटे की बताई थी, लेकिन अगर आप एवरेज निकाल लें, औसत निकाल लें, तो बीजेपी कहीं आगे निकल जाती है बहुमत के आंकड़े से, और 42 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 24 और अन्य को केवल 4। तो ज़्यादातर एग्जिट पोल्स के हिसाब से यह है कि बीजेपी काफ़ी कंफर्टेबली सरकार बना एवरेज ले तो काफ़ी नंबर है। आनंद प्रकाश पांडे देहरादून में हैं और आनंद ने उत्तराखंड इलेक्शन को कवर किया। आनंद, बताइए कि जो नेता कह रहे हैं उनकी बात में कितना दम है, या जो एग्जिट पोल का एवरेज है वो आपको ठीक लगता है? जी देखिए, बीजेपी की बढ़त है उत्तराखंड में, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी वजह नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं, साथ ही साथ हरीश रावत ने जो गलतियां की है वो भी उसकी वजह है, जिसके चलते बीजेपी को यहाँ बढ़त मिल रही है। जो हरीश रावत ने एकला चलो की रणनीति अपने, उसके चलते उनके अपनी पार्टी में उनके अपने दोस्त बागी हो गए, वो जाके बीजेपी से मिल गए, और नतीजा ये हुआ कि जो कुमाऊं रीजन था, जहाँ पे कांग्रेस की कभी ठसक मानी जाती थी, उनका वहाँ जमीन पर असर था, जहाँ से उनको सीटें आती थी, वहाँ
एक तरह से बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पूरी तरह खाली हो गई है कुमाऊं रीजन में। जो यशपाल यादव समेत जो तमाम नेता हैं उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद, और जो गढ़वाल का रीजन है, गढ़वाल रीजन में भी कांग्रेस के जो दिग्गज थे, भले बहुगुणा हो या फिर जो दूसरे नेता हो, वो सब बीजेपी में आ गए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में, जिसका नतीजा है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। और अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो उसमें पहले से ही कांग्रेस कमजोर थी, और यही वजह है कि उस कमजोरी को दूर करने के लिए खुद हरीश रावत 2 सीटों से लड़े, एक इच्छा से लड़े, और साथ ही साथ वो हरिद्वार रूरल की सीट से भी लड़ रहे हैं। आनंद, समय कम है लेकिन आपने कम शब्दों में अच्छी बात बताई। उत्तराखंड असल में जब से बना है तब से एक बात हमेशा रही, किसी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी और कांग्रेस को करीब करीब बराबर सीटें मिलती रही, 2-4 इधर 2-4 उधर। इसलिए सरकारें हमेशा निर्दलियों पर, छोटी पार्टियों पर टिकी रही, सरकारें कमजोर रहीं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये सिलसिला खत्म होगा। कुछ एग्जिट पोल्स मुकाबला बराबरी का दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को आगे दिखाया गया है। अगर सारे एग्जिट पोल्स का एवरेज लें तो बीजेपी बड़े आराम से सरकार बना लेगी। ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, इसलिए कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि कल तक इंतजार करना बेहतर होगा। आज सबसे इंटरेस्टिंग खबर गोवा से आई। गोवा चुनाव से ठीक पहले अपनी अलग पार्टी बनाने वाले गोवा में आरएसएस के फॉर्मर चीफ सुभाष वेलिंगर एक बार फिर संघ में लौटेंगे। वेलिंगर ने अपनी गोवा सुरक्षा मंच को भंग कर दिया है। आरएसएस ने वेलिंगर की घर वापसी का स्वागत किया। वैसे सुभाष वेलिंगर की पार्टी गोवा सुरक्षा मंच ने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और शिवसेना के साथ अलायंस किया था, और इस अलायंस ने बीजेपी के सामने चुनाव लड़ा था। गोवा के एग्जिट पोल्स को लेकर भी सुभाष वेलिंगर ने अपना एनालिसिस किया है। वेलिंगर ने कहा, इस बार महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी लीड करेगी, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारेगी। गोवा में जो भी सरकार बनेगी वो उनकी शर्तों पर बनेगी। जगह जगह पे घूमने के बाद जो अंदाजा आता है वो अंदाजा एग्जिट पोल से कोई मिलता जुलता नहीं है किसी भी तरह से। अंदाजा ये है कि साधारणतः कांग्रेस के 12 से लेकर 14 तक जाएंगे। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष के लिए 10 से लेकर 14 तक सीट मिलने की संभावना है। गोवा सुरक्षा मंच को 2 या 3 सीटें अवश्य मिलेंगी। पणजी में बाबूश मोसेरात जीतेगा। बड़े बड़े सरदार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नीचे आएंगे ऐसा दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी को 10 भी नहीं मिल पाएंगे ऐसी संभावना है। शायद ये 8 से कम हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा गोवा के लोग देते हैं। मांद्रे नहीं आएगा और पणजी नहीं आएगा। गवर्नमेंट तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन कौन सी शर्त पर बनानी पड़ेगी, क्या आएगा सामने, इसका अंदाजा अभी तो नहीं आ सकता है। इसलिए रिजल्ट होने के बाद जो है वो पिक्चर साफ हो जाएगा। इस बीच एग्जिट पोल्स पर गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी एब्सोल्यूट कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है, बीजेपी को किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, निश्चित रूप से। सर, जहाँ तक देखा जाए कांग्रेस को भी कुछ कहीं अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी तैयार है गठबंधन के अलायंस के लिए। नहीं, गठबंधन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। कांग्रेस को भी जहाँ तक कुछ हद तक तो सीट लग रही है कि उनके पक्ष में भी नतीजे आ सकते हैं। नहीं, एग्जिट पोल से मुझे लगता है ट्रेंड दिखता है। आज कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह गोवा में थे। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी तो दूसरे दलों का सपोर्ट लेगी, लेकिन अपने इश्यूज पर समझौता नहीं करेगी। गोवा की जनता ने अपना वोट दिया है और प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। हमारा उद्देश्य गोवा को एक निश्चित रास्ते पे ले जाने का है, और वो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में है। उस चुनाव घोषणा पत्र को स्वीकार करते हुए अगर कोई भी हमें समर्थन देता है तो हमें स्वीकार होगा, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता हमारे चुनाव घोषणा पत्र के मुद्दों पर नहीं होगा। सचिन चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त गोवा में मौजूद हैं। सचिन, एग्जिट पोल्स कहते हैं बीजेपी बहुमत के करीब है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है?
देखिए, बीजेपी के नेता अभी भी आश्वस्त है। उनको ये तो ज़रूर पता है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन उनको ये विश्वास है कि अगर बीजेपी 1-2 सीटें कम पड़ती है तो जो निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद से वो बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकते हैं। वैसे बीजेपी की अभी थोड़ी देर पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने प्लान बी भी बनाया है। जैसा कि वेलिनकर ने भी संकेत दिया है कि शर्तों के आधार पर वो आगे की संभावनाएं तलाशेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि वो बहुमत के आसपास ही रहेगी और जो निर्दलीय विधायक है उनके बलबूते वो सरकार बना लेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस हो या फिर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हो या फिर वेलिनकर हो, ये अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनको खुशी इस बात की है कि बीजेपी बहुमत के पूरी तरह से बहुमत हासिल नहीं कर रही है, और अगर बहुमत हासिल नहीं करती है तो फिर उस दौरान वो अपना निगोसिएशन, अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। वेलिंगर को खुशी होगी अगर बीजेपी को बहुमत ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन। गोवा छोटा राज्य है, सिर्फ 40 सीटें हैं। यहाँ सबसे बड़ा इशू होता है इंस्टेबिलिटी। कांग्रेस के ज़माने में 5 साल में 4 चीफ मिनिस्टर बदले गए। पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है। मनोहर पार्रिकर के दिल्ली आने के बाद वहाँ लक्ष्मण पार्सेकर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इस बार एग्जिट पोल्स गोवा में बीजेपी को आगे तो दिखा रहे हैं, लेकिन बहुमत मिलता हुआ साफ साफ नहीं दिखता। अगर ऐसा हुआ तो इसकी बड़ी वजह वेलिंगर होंगे। वेलिंगर लक्ष्मीकांत पार्सेकर से नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने गोवा सुरक्षा मंच बनाया, इलेक्शन लड़े और इलेक्शन खत्म होते उसे भंग कर दिया। वो जो शर्त की बात कह रहे हैं वो यही होगी कि पार्सेकर को चीफ मिनिस्टर न बनाया जाए। बीजेपी ने ये बात मान ली तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और एक बार फिर बीजेपी गोवा में सरकार बना सकेगी। मणिपुर के एग्जिट पोल्स को लेकर आज बीजेपी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। ज्यादातर एग्जिट पोल मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनाने का अनुमान दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनने की बात भी कर रहे हैं। 15 साल से मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओकराम इबोबी को भरोसा है कि मणिपुर की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन बीजेपी का असेसमेंट है कि मणिपुर के नतीजे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक होंगे। मणिपुर में बीजेपी का परफॉर्मेंस ऐतिहासिक रहेगा। एक ऐसा राज्य है जहां 15 साल से कांग्रेस का शासन रहा है। पिछले असेंबली चुनाव में बीजेपी 0 सीट जीती थी, कोई सीट जीती नहीं थी। 2-3% वोट केवल बीजेपी के पास था और पार्लियामेंट चुनाव में भी हमको कोई सफलता यहाँ नहीं मिली। ऐसी स्थिति से उठकर आज बीजेपी यहाँ सत्ता के करीब पहुंची है। एग्जिट पोल्स का भी अगर आप देखेंगे, बीजेपी जरूर बड़ी पार्टी तो बनेगी ही, सत्ता में आने के लिए आवश्यक संख्या भी बीजेपी जुटा पाएगी, ऐसा हमको लगता है। और आइए अब मणिपुर के सारे एग्जिट पोल का एक एवरेज देखते हैं। सौरभ आपको बताएंगे। सौरभ जी, अगर आप सभी एवरेज एग्जिट पोल्स का औसत निकाल लें तो उसके हिसाब से बीजेपी को 24 सीटें, कांग्रेस को 27 और अन्य को 9, यानी कांग्रेस आगे है बीजेपी से, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक कोई पहुंचता नहीं दिखता। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। अनुपम मिश्र हमारे साथ हैं। अनुपम मणिपुर चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। अनुपम, क्या उलटफेर होगा मणिपुर में? जी रजत जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पिछले चुनाव के नतीजे अगर हम देखें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इस बार संभावना जताई जा रही है कि वो बहुमत पा सकती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एक तरह से बहुत बड़ा मुनाफा है। 5 सालों में बीजेपी ने इतना कुछ कर लिया है। लेकिन कांग्रेस, इबोबी सिंह ने कल भी कहा है और बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि 35 के आसपास उनकी सीटें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगा समुदाय और मितेई समुदाय की जो कटुता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने भुनाने की कोशिश की है। इसका लाभ जिसको मिलेगा वही जीतेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम। मणिपुर में इस बार शर्मिला इरोम भी मैदान में थी। जो अन्य पार्टियों को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही, वो शर्मिला इरोम की पार्टी के उम्मीदवारों को मिल सकती हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो सच में ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि बीजेपी का मणिपुर में कहीं कोई वजूद नहीं था। पिछले चुनाव में बीजेपी को 1.3% वोट मिले थे। अगर इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी मिलती है तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद मणिपुर दूसरा राज्य होगा जो बीजेपी कांग्रेस से छीन लेगी। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जुडिशरी से बड़ी खबर। हाई कोर्ट के जज का ऐसा बयान जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी चौंक गए होंगे। आज जुडिशरी से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिया। इतिहास में यह पहला मौका है जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कर्णन आज कोर्ट नहीं आए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस JS खेर की बेंच ने
जस्टिस कर्णन के खिलाफ वारंट जारी किया है और पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी को आदेश दिया कि वो जस्टिस कर्णन को 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस कर्णन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैमरों के सामने सुप्रीम कोर्ट के 7 सिटिंग जजेस के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी वारंट को निरस्त करने की अपील की। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के अदालती कामकाज पर रोक लगाई हुई है, लेकिन जस्टिस कर्णन ने कहा कि वो जहां बैठेंगे वही हाई कोर्ट है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वारंट जारी करके संवैधानिक दायरे का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के जवाब में आज जस्टिस एस कर्णन ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जस्टिस कर्णन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट न तो मालिक है और न ही हाई कोर्ट नौकर। Supreme Court is a separate constitutional office. My office is separate constitutional office. One constitutional office cannot stand in front of other constitutional office. Some maybe have. My jurisdiction different. Their jurisdiction different. Article 32, Article 2 is equal. Supreme Court not superior to High Court. High Court not inferior to Supreme Court. High Court not Supreme Court not master. High Court not servant. Supreme Court not employer. High Court not employee. जस्टिस कर्णन ने उनके खिलाफ आदेश जारी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। साथ ही ये भी कहा कि इन 7 जजों को इस्तीफा दे देना चाहिए। Unconstitutional act. Shall I pass on the? They have to resign. All 7 judges they have to resign. All 7 judges they have to prosecute under SCC atrocity act. It is a order. It is an order given by you. Given by you. I am pronouncing this. I am going to pass an order against the Supreme Court now. To the CBI. CBI to conduct an inquiry on this. आज जो हुआ वो जुडिशरी के सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। जस्टिस कर्णन के इशू जायज़ हो सकते हैं, उनकी शिकायत ठीक हो सकती है, उन्हें अपनी बात कहने का हक भी है, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के खिलाफ इल्जाम लगाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देना, ये ठीक नहीं है। नहीं ऐसे व्यवहार की अपेक्षा किसी सिटिंग जज से की जाती है। जस्टिस कर्णन के रवैये को ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था की इमेज का सवाल है। ये किसी इंडिविजुअल का नहीं, ये इंस्टीट्यूशन का सवाल है, जिसके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त डेमोक्रेसी में नहीं दी जानी चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज सैफुल्लाह के एनकाउंटर को कम्युनल कलर देने की किस तरह कोशिश हुई और किस अंदाज में सैफुल्लाह के पिता ने जवाब दिया। सैफुल्लाह एनकाउंटर को आज पॉलिटिकल और कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रशीद मदनी आज कानपुर में सैफुल्लाह के घर पहुंचे और उसके परिवार वालों को भड़काने की कोशिश की। आमिर रशीद मदनी ने कानपुर के लोगों को भी धर्म के नाम पर भड़काया। आज सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ है, सारे लड़कों का एनकाउंटर होगा। ये शेर सुन ले, मैं आज सच में हूँ। मत होना, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। खुदा की कसम एक एक पकड़ के जाओ। हाउस की तर्ज पर एक फर्जी इनकाउंटर है और ये सरकारी आतंकवाद है। ये पूरे तौर पे एक मनगढ़ंत कहानी है। मुझे ये बताया गया जितने हथियार दिखाए गए हैं उतना हथियार रखने के बाद अगर वो आतंकवादी था, जंगले के पास पुलिस वाले घूम रहे हैं, क्या वो ये कहा जा रहा क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, तो क्या वो पुलिस वालों पर कुछ तो गोली चलाता? सैफुल्लाह के पिता सरताज का कहना है कि वो सैफुल्लाह पर दिए गए अपने पुराने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह ने देशद्रोह किया और उसे माफ नहीं किया जा सकता। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उसे यही कहा कि ऐसा है कि जो भी संदेश मैंने अपने देशवासियों को दिया है उस पर मैं हमेशा कायम रहूंगा। इस तरह के मामलों को कम्युनल कलर देने की, लोगों को भड़काने की, ऐसी चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सैफुल्लाह के पिता की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने मौलाना को 2 टूक जवाब देकर लौटा दिया। मौलाना को नसीहत दी कि देशद्रोह के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ये बड़ी बात है।
आज सिर्फ इतना ही। अब आपसे मेरी मुलाकात कल सुबह 7 बजे होगी। कल बहुत बड़ा दिन है, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आप सब लोग ये बात जानना चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार बनाएगी या अखिलेश एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में किस पार्टी को कुर्सी मिलेगी। इंडिया टीवी ने 5 राज्यों के नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज आप तक पहुंचाने के खास इंतजाम किए हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स काउंटिंग सेंटर्स में मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से लेकर पूरे नतीजे आने तक मेरे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट का पैनल होगा। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता होंगे जो चुनाव के नतीजों को एनालाइज करने में, समझने में हमारी मदद करेंगे। तो मेरे साथ चुनाव नतीजों के साथ स्पेशल कवरेज देखिए कल सुबह 7